मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं कक्षा 8 का 4th चैप्टर लेकर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था आपको बल तथा दाब, वो आप उससे पूरी तरह संतुष्ट थे। तो आज मैं नया चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूं, इसको शुरू करेंगे। इसका नाम है धातु एवं अधातु। अब यू नो व्हाट्स अ मीन्स ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल, ये शब्द आप सुन तो चुके हो, देखे भी हैं, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करते हो, लेकिन इनसे आप अनभिज्ञ हो। देखो बेटे, साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, मतलब किसी भी चीज का व्यवहारिक और विशाल ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान ज्ञान की जननी है। विज्ञान ज्ञान की जननी है, जो आपको बहुत लंबे समय तक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कराती है, और जिसमें आप हमेशा ये देखते हो कि कोई भी चीज है उसको आप व्यवहारिक रूप में और विज्ञान के रूप में आप अगर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा उससे पढ़ने। और आप क्या करें, क्लास में पहुंच के कोई पूछने के, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, देखिए ना, बड़ा मजे की मूवी थी। उस मूवी में देखा होगा आपने, वो जो अध्यापक था वो आमिर खान से पूछता है व्हाट्स अ मशीन। तो वो बताता है इस दुनिया में जितने पार्ट्स हैं सब मशीन है। आदमी का काम करना, पेंट की जिप से लेकर क्रेन मशीन तक, ट्रेन तक, हवाई जहाज तक, सब मशीन है। तो उससे संतुष्ट नहीं होता है वो, जबकि वास्तव में उसने ठीक कहा था। वो उसकी खुद की प्रेजेंटेशन थी, उसका खुद का दिमाग था, लेकिन अध्यापक संतुष्ट नहीं था। अध्यापक में कई बार क्या होता है, अध्यापक वो रणछोड़दास चांचड़ की 4 लाइनें सुननी चाहता था जो किताब में लिखी हुई हैं अंडरलाइन करके, लेकिन नहीं, उन 4 लाइन पर अगर आप सीमित रहोगे तो मैं मानता हूं जिंदगी में आप न्यूटन नहीं बन पाओगे, कोई चीज नहीं सीख पाओगे। रट तो लोगे, बहुत सारे नंबर्स ले आओगे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। तो व्यवहारिक ज्ञान के ज्ञान में मैं आपको आज धातु और धातुओं के बारे में बताऊंगा। तो पहला वर्ड है आपका धातु। धातु किसे कहते हैं? देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, छोटा सा उसके बारे में बता दूं। धातु, नंबर 1 बात, चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली, यानी कि चमकदार। धातु ठोस होती हैं। धातु पीटने पर आवाज करती हैं। धातु ऊष्मा और धारा की सुचालक होती हैं। और धातुओं में धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पारा, ये सारी चीजें धातु हैं। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं कि ये पारा तो जल जैसा होता है। हाँ, वास्तव में जो धातु होती हैं वो 2 रूप में ही पाई जाती हैं, ठोस में और द्रव में। गैसीय अवस्था में धातु नहीं पाई जाती। हमने जो अवस्थाएं पढ़ी हैं वो ठोस, द्रव, गैस पढ़ी हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहां हम जो धातु के बारे में पढ़ रहे हैं वो 2 ही चीजों में पढ़ रहे हैं, एक तो ठोस में और एक द्रव में। तो ये जो लोहा है ये धातु है, ये तांबा है ये धातु है, ये एल्युमिनियम है ये धातु है। इन सब में करंट फ्लो हो सकता है, मतलब बिजली का तार इसमें लगा दो, झट से बत्ती आएगी और कार्यक्रम आपका 2 मिनट में स्टार्ट कर देगी। समझ गए? अगर यही कार्य आप प्लास्टिक के साथ करेंगे तो नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल, सो दैट्स व्हाई करंट नॉट फ्लो। करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगी, उसमें सुचालक नहीं है। अब बात करते हैं हम पारे की। पारा जो है एक धातु है, लेकिन एक द्रव्य धातु है। क्या है? ये आपका द्रव्य धातु है। और जल जो है, जल में भी करंट फ्लो हो सकता है, हो जाता है। अब आप बात करते हैं इसी धातु में लकड़ी है। जैसे लकड़ी नॉन मेटल है। लकड़ी क्या है? नॉन मेटल।
लेकिन लकड़ी के दो रूप हैं। अगर लकड़ी सूखी है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और लकड़ी अगर गीली है तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अब मैं इसको आपको आपके रूप में बता दूं। देखो बेटे, जब तक कोई चीज जिंदा है, जब तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, जब तक उसके अंदर जीने की इच्छा है, जब तक वह अपना जीवन चक्र चला सकती है, जब तक वह अपनी कोशिकाओं को बढ़ा सकती है, जब तक वह अपने जैसा दूसरा बना सकती है, वह मेटल है। उसमें करंट फ्लो हो सकता है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो मेटल के रूप में आएगी, धातु के रूप में आएगी। अब पेड़ है, गीले पेड़ होते हैं, बिजली का तार एक टकरा जाए पूरे पेड़ में करंट आ जाता है। अब मनुष्य है, आपका हाथ अगर बिजली के तार से लग जाए आपकी बॉडी में करंट आ जाता है। लेकिन करंट कब तक आएगा? जब तक कि आपकी रामलीला समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही रामलीला समाप्त, करंट हैज गॉन, करंट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। आप देखते हो बेटे कि कहते हैं ना, ओह बत्ती बच गई। लाइट कभी नहीं भागती। लाइट एवरी टाइम, एवरी मोमेंट कार्य करती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह कार्य करना बंद कर देते हैं, वह कार्य करना बंद कर देते हैं, फ्लो होना बंद कर देते हैं। तो करंट आना, जब वो इलेक्ट्रॉनों ने फ्लो होना बंद कर दिया तो करंट का जो ट्रांसमिशन था, जो करंट ट्रांसफर हो रहा था दर से दर को, वो बंद हो गया। इसीलिए एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। वो जब जुड़ नहीं पाएंगे तो करंट महसूस आपको नहीं होगा। ये है आपकी धातु। अब बात करते हैं हम अधातु की। देखेंगे अधातु क्या है। अधातु में जो कार्य आप कर रहे थे, नॉन ऑल लगा देंगे यहां, बाकी बात वही रहेगी। अब जो धातु में हमने अभी पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट कर दो अधातु में। अधातुएं चमकदार नहीं होती, अधातुएं पीटने पर आवाज नहीं करती, अधातुएं ठोस नहीं होती, अधातुएं ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, अधातुओं में करंट फ्लो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपकी अधातु, जैसे प्लास्टिक, कागज आदि। प्लास्टिक, कागज, सूखी लकड़ी आदि, ये सभी क्या है आपकी अधातु। अब अधातुएं, जैसे धातुओं में कार्य हो रहा था, जैसे धातुओं में कार्य हो रहा था कि वो अपना कार्य, मतलब अपने जैसा दूसरा, ऐसा मान लीजिए कि लोहे की छड़ को दूसरी लोहे की छड़ से जोड़ दिया आपने, लगा दिया, तो अगर पहली में आप करंट लगाएंगे तो दूसरी में स्वतः करंट पहुंच जाएगा, वह धातु का गुण था। लेकिन अगर आप क्या करें कि एक कागज में दूसरा कागज जोड़ दें, तीसरा जोड़ दें, चौथा जोड़ दें, पांचवा जोड़ दें और उसमें करंट फ्लो करें, तो करंट फ्लो हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो अधातु है, उसके अंदर ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए और करंट को फ्लो करने का कोई गुण नहीं पाया जाता। उसके अंदर करंट फ्लो करने का कोई भी गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वह क्या है? अधातु। अधातु इसीलिए है क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो करने का गुण नहीं है। जब गुण नहीं उसके अंदर तो वह धातु है। अब देखो, मैंने बताया आपको धातुओं और अधातुओं के गुण, यानी कि मैं इनके अब आपको भौतिक गुण बताने वाला हूं, इनके जो है भौतिक गुण बताने वाला हूं। देखो, लोहा, तांबा, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, तांबा, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, जिंक का दूसरा नाम आपका जस्ता भी है, आदि ये जो धातुएं हैं आपकी, ये ठोस अवस्था में होती हैं। लोहा, तांबा, कॉपर, जिंक, ये सभी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में होती हैं। परंतु जो सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम
जो धातु हैं वह नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। पारा एक द्रव्य धातु है, एक द्रव्य धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात, जो धातुएं होती हैं वह मोस्टली कठोर होती हैं, मोस्टली कठोर होती हैं, इनको काटना बड़ा कठिन होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको काटना बड़ा आसान होता है। दो के नाम बताए थे मैंने आपको, सोडियम और पोटेशियम। ये धातु ऐसी हैं इनको आपको, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इनको काटना आपके लिए बहुत आसान होता है। और पारा जो है आपका, वह क्या है आपके लिए, द्रव्य है। और द्रव को तो आप जैसे चक्कू जहां लगा दोगे वहीं कट जाएगा वो, अब कटने को वो अलग तो होगा नहीं, लेकिन वह सॉफ्ट है, नरम है, मुलायम है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, धात्विक चमक। धात्विक चमक, देखो आप देखते होगे कि आप कई बार मिठाई की दुकान पर जाते हो, मिठाई की दुकान पर जाने के बाद आपने देखा होगा कि वहां जो बर्फी के पीस रखे हुए हैं, बर्फी के जो पीस रखे हुए हैं वो बड़ा चमकीले से हो रहे हैं। क्या हो रहा है, चमकीले से। क्या होता है उनके ऊपर, ऐसी परत क्या लगी होती है जिससे वो चमकते हैं? ऐसी कौन सी परत लगी, ऐसा क्या लेप लगा हुआ होता है? उसके ऊपर चांदी की पिन्नी लगी होती है, चांदी की, सिल्वर की लगा देते हैं। वह उसको लगाने के दो कारण हैं। एक तो उस पीस के नीचे नमी नहीं आएगी, या नमी नहीं आएगी तो वो जल्दी समय में, मतलब अधिक समय तक खराब नहीं होगा। दूसरा, उससे कोई आपकी बॉडी को नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है आपके लिए, सब खा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। धातुओं की सतह जो होती है, सतह का मतलब सरफेस, नीचे का परत जो होता है वो चमकदार होता है। इनका उपयोग मोस्टली आप दो कामों में करते हो। धात्विक चमक जो बता रहा हूं मैं, धातुओं की जो सतह होती है, सरफेस जो होता है वो चमकदार होता है, चमकीला, शाइनिंग मारता है, एकदम मस्त लगता है। उसका उपयोग आप दो चीजों में करते हो मोस्टली। एक तो आभूषण बनाने में, यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ आभूषण? आभूषण गहने, सोने चांदी की जितनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, आप पहनते हैं। लेडीज डिपार्टमेंट पहनता है इसको, और कई बार जेंट्स डिपार्टमेंट पहनता है। सोने की चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कान में भी पहन लेते हैं, बहुत सारी चीजों का हम यूज करते हैं आभूषण में। और दूसरा, कई बार हम इनका उपयोग करते हैं अपने घर को चमकाने में। जैसे आपने विंडो में लगा ली, अच्छा सा गेट लगाया, उसको जो हैंडल लगाया आपने चमकीला, ठीक, बहुत सारी चीजें आप लगाते हो, ये सब आपकी धात्विक चमक कहलाती हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, धातुएं जो होती हैं इनको पीटने पर इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु धातुओं को पीटने पर इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता, ये भंगुर हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं। जो आपका हीरा है, हीरा सबसे कठोर है, सबसे कठोर, और हीरा का यह अपर रूप आपका कोयला होता है। जैसे ही धातुओं को आप पीटते हो तो उनके आकार में परिवर्तन होता है। ऐसा आप दुकान पे जाते होगे, लोहार की दुकान पे, उससे कहते हो ले भाई ये हमारी एक छोटी सी छड़ है, इसको पीट कर एक तलवार बना दे, या दराती बना दे, या कुछ और बना दे। तो उसको वो गर्म करता है, गर्म करने के बाद जैसे अधिक टेम्परेचर में रखेगा उसको, तो वह जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको पीटेगा, पीटने के बाद उसके आकार में परिवर्तन कर देगा, और आकार में परिवर्तन करने के बाद जो चीज आपको बनवानी थी वह चीज आसानी से बन जाएगी। धातुओं को पीटकर उनके आकार में परिवर्तन करने को ही हम अघात वर्धनीयता कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरी बात एक बता दूं मैं, सबसे अधिक अघात वर्धनीयता जो होती है वो सोने में पाई जाती है। सबसे अधिक अघात वर्धनीयता वो सोने में पाई जाती है। 1 ग्राम सोने को पीटकर आप कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार आप 1 ग्राम सोने में बना सकते हैं। सबसे अधिक अघात वर्धनीयता आपके लिए सोने में पाई जाती है, सबसे अधिक। इसको देखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मान लो 1 ग्राम, यूं मक्खी के सर बराबर, उसको कूट लिया, पीट लिया, और पीटने का उसके आकार में इतना लंबा परिवर्तन कर दिया कि 2 किलोमीटर तार बन गया। सबसे अधिक अघात वर्धनीयता पाए जाने वाला धातु है आपका सोना। दूसरा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती हैं, जो धातु में कठोर सतह से, मतलब किसी चीज से कठोर से टकराने के बाद
आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें धात्विक सोनोरस कहते हैं। मतलब कोई धातु है वो किसी कठोर चीज से टकराई, झट से टकराई और ये खन सी आवाज कर रही है, तो वो जो आवाज ही हुई उसको हम कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। ये भी धातु की बात हुई। अब देखो मैं धातुओं की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको बताता हूं, धातुओं की रासायनिक गुण। रासायनिक देखो गुण हर एक चीज में दो प्रकार के होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी आपने बना रखी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रकृति की देना वही रहेगी। अब इसमें सबसे पहले आप मान लें इसकी जो क्रिया करना है वो सोडियम के साथ कर लें। सोडियम के साथ अगर इसकी क्रिया करेंगे आप, सोडियम के साथ अगर आप इसकी क्रिया करोगे, सोडियम के साथ मतलब जल की क्रिया कर लें, सोडियम के साथ जल की क्रिया अगर कर लें तो सोडियम होता है आपका Na+H2O, इसकी क्रिया कर रहे हैं आप। ठीक है बेटे, देखो ये चीज जो लिखी हुई है H2O, ये वास्तव में जो जैसे लिखी हुई है ना, ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है HOH, मतलब 2 H और 1 O। तो इसमें ये वाला जो H है ये तो धनात्मक होता है और ये होता है आपका ऋणात्मक। ठीक, समझ रहे हैं आप? अब ये जो पोर्शन है आपका ये भी धनात्मक है और इतना जो पोर्शन हो गया ये भी आपका ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक को आप एक साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया NaOH। NaOH, तो देखो मैंने यहां से Na उठा लिया, Na उठा लिया और यहां से एक O उठा लिया और एक H उठा लिया, एक O उठा लिया और एक H उठा लिया। जब एक O उठा लिया और एक H उठा लिया मैंने, तो फिर यहां से बचेगा H। क्या बचेगा? H। जब H बचा तो ये क्रिया हमारी अभी पूर्ण नहीं हुई, हमें वहां इससे जो निकालनी है हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है। तो देखो यहां जो बच रहा है वास्तव में वो 1/2 बच रहा है। इस पूरे पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? देखो 2 तो Na हो गया, 2 Na हो गया और 4 H हो गए और 2 हो गए। तो देखो अगर यहां पर हम लिखते हैं, देखना ध्यान से, जो 2 से मल्टीप्लाई करिए हमने तो देखो 2 तो Na, 2 Na है तो 2 Na यहां से बच रहे हैं हमारे, और यहां जो 4 H हैं और 2 O हैं, तो देखो 2 हो रहे हैं, 2 H भी हो रहे हैं। ठीक, लेकिन 2 O 2 है तो O तो कंप्लीट हो गया, अब H 4 थे हमारे तो H 2 बच रहे हैं। तो हमने देखो 2 H यहां जो हाइड्रोजन निकाल दी वो बाहर निकाल दी। ठीक, लेकिन ये जो क्रिया है यहां से यहां जो 2 बचेगा तो ये जो आधा, वास्तव में जो आधा बचा है ना, इस आधे को खत्म करने के लिए इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 काट दोगे, यहां से ये हो जाएगा खत्म। तो ये मैंने रफ कार्य बता दिया, ये यहां से H2 बचेगा, ये 2NaOH बच गया। अब ये तो हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका H2O। क्या होता है आपका? सोच के बताएंगे। H2O का फॉर्मूला होता है जल का, और ये सोडियम और ये OH, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये बच गया आपके यहां से हाइड्रोजन गैस। ये आपकी अगर जल से जब क्रिया करेंगे तो गर्म होने के उपरांत आपकी हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। सोडियम और जल की जब क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो गैस है आपकी वो निकल जाती है आपकी बाहर। ये है आपकी सोडियम के साथ क्रिया। अब सोडियम के साथ क्रिया है। अब मान लो अगर कोई और अभिक्रिया हम लें तो इसमें कैसे होगा देखेंगे अभी।
देखो अब मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर रहा हूं मैं, तो ये है आपकी Mg मैग्नीशियम, अब ये H2 जल। अब मुझे इन दोनों में क्रिया करने के बाद आपको हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना है। हाइड्रोजन गैस को आप बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकल के तो यहां से क्या बचेगा, यहाँ प्लस का निशान लगाओ, MgO। MgO, जब ये हमने हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी तो ये बच गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हो गई आपकी हाइड्रोजन गैस। और ये जो आपका यहां लिखा हुआ है Mg, ये क्या है आपका मैग्नीशियम। और इसको तो आप जानते ही, यह है आपका जल। देखो दो जल होते हैं आपके, एक तो H2O, एक D2O। यह है आपका शुद्ध, यह है अशुद्ध आपका भारी जल जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, भारी। D2O, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम। सिर्फ ड्यूटेरियम भी याद रखोगे तब भी आप इसको फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये भारी जल के लिए है और ये हल्के जल के लिए। इसके आगे का जो पार्ट है मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं, गुड बाय।